चलिए शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ाया जा रहा था और आयोनाइजेशन एनर्जी में आपको बताया गया था कि जिसमें ग्रुप वाला हम लोग पीरियड का सारा क्वेश्चन कर लिए थे, सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड में कर लिया गया था, है ना। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप में। ग्रुप में आपको बताया गया था ग्रुप में दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है, एक तो विद कंट्रेक्शन वाला और एक विदाउट कंट्रेक्शन वाला। तो ये कौन सा वाला ग्रुप है? विदाउट कंट्रेक्शन वाला। और उसमें कोई भी ट्रेंड नहीं है, ऊपर से नीचे जाएंगे, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा और एटॉमिक रेडियस बढ़ने से क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंट्रेक्शन की बात करें, कंट्रेक्शन कहाँ से लगता था बताइए? ग्रुप डी ब्लॉक और आधा पी ब्लॉक, है ना। तो यहाँ में कंट्रेक्शन लगेगा जिसका वजह से उसकी साइज चेंज होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 3 डी ब्लॉक में बात करेंगे। डी ब्लॉक में कंट्रेक्शन किस किस में लगता था? ग्रुप नंबर 3, ठीक है। यहाँ में ग्रुप नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ में ध्यान दीजिए, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ में ध्यान दीजिएगा, डी ब्लॉक में भी कुछ कहानी होती है, जैसे कि ग्रुप नंबर डी ब्लॉक है, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 10 में कुछ अलग रूल होता है। और उसके बाद जो बचेंगे, जैसे इसमें और क्या क्या ग्रुप बच गया बताइए? 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 11 बच गया, 12 बच गया, है ना। और इसमें कुछ अलग ही होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या होता है। जैसे कि हम इस एलिमेंट का नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि वहां में तो 3, 4 बात करेंगे। तो मान लो यहाँ में 3D, 4D, 5D, और यहाँ में बात करा जाएगा 3D, 4D, 5D, ठीक है भाई, ध्यान देना। और एनसीईआरटी में एक नोट लिखा है, बस उसी पॉइंट को पढ़ के जाना है, ठीक है। जनरली आपका क्वेश्चन नंबर आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, अगर पीरियड नंबर 4 आएगा तो 3D सीरीज का पूछा जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये हम पढ़ रहे हैं ग्रुप में। तो देखिए आप लोग क्या होगा, यहाँ में बताइए ग्रुप नंबर 3 की बात करा जाए तो, अगर हम ग्रुप नंबर 3 की बात करेंगे, देखें तो ग्रुप नंबर 3 में क्या हो रहा है बताइए? यहाँ से यहाँ में क्या हो रहा था, यहाँ से यहाँ में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट में साइज बढ़ रही है, और साइज बढ़ रही है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने में कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ में तो जनरल ट्रेंड चलने वाला है हम लोग का, ठीक है। इसमें इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ में आप लोग देख रहे थे कि इसका दोनों का साइज बराबर होता था क्या? उसका रीजन लिंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता था क्या? नहीं होता था, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर हम बात करेंगे, देखिए बोर्ड 3D, 4D, 5D में क्या 5D का एलिमेंट में लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होता था, जिसका वजह से इसकी साइज इसके बराबर हो जाता था, है ना। तो याद रखना कि 5D सीरीज का आयोनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D सीरीज से ज्यादा ही होगा, समझ पा रहे हैं ना। 5D सीरीज का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो 3D और 4D से ज्यादा ही होती है। तो अगर मैं बात करूं इनमें किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? 5D का। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें क्या होता है कि 3D की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है 4D से, क्लियर है ना भाई। तो बताओ ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11, 12 में आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है? 5D का, फिर 3D का, फिर 4D का। लेकिन यहाँ में क्या होता है कि यहाँ में ऑर्डर ऐसा होता है, मतलब 3D से ज्यादा किसका होता है? 4D का, समझ पा रहे हैं ना। तो याद रखना इन दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन है कि ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11, 12 है तो उसमें 3D, 4D में 3D का ज्यादा होता है, बाकी सबसे ज्यादा किसका ही होता है? 5D का, क्लियर है ना। तो आप थोड़ा सा लिख लेंगे, यहाँ में रीजन क्या होता है बताइए? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। पढ़ के जाना नहीं है, ऐसे लिखा दिया जा रहा है, क्लियर है ना भाई। तो एक नोट लिख लेना। तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा गया है कि अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, है ना, तो डी ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे ग्रुप नंबर 4 से लेके ग्रुप नंबर 12 की बात करा जाए तो 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी रिस्पेक्टिव ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है, रीजन होता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना है जो मैं अभी लिखा रहा हूं उसको लिखिए। इन डी ब्लॉक इलेमेंट, इन डी ब्लॉक इलेमेंट, ठीक है, इन डी ब्लॉक इलेमेंट ब्रैकेट में लिख लेना ग्रुप नंबर 4 to 12, on moving down the group, on moving down the group, on moving down the group, 5D member have high ionization energy,
5D member have high ionization energy in their respective group। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो बस यही एक स्टेटमेंट आपको याद करके जाना है, समझ पा रहे हैं ना? तो अगर ग्रुप नंबर 4 से 12 में 3D 4D 5D में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने वाला है? 5D का। रीजन क्यों होगा? लेंथेनॉइड कंडक्शन, क्योंकि साइज उसका डिक्रीज हो जाता है ना। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन लिखेंगे भाई एक। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन एनर्जी आर Which of the following ionization energy are correct? Which of the following ionization energy are correct or incorrect? कौन करेक्ट है, कौन इनकरेक्ट है, आपको बताना है। यहाँ में जो लिखा गया है आयोनाइजेशन एनर्जी वो सही है गलत है आपको बताना है, ठीक है। तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? तो ध्यान देना भाई, जैसे कि मान लो लिखा है Na में Na+ का ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बताइए Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ही होता है, बताइए 3s1 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बताइए? कौन सा पीरियड का मेंबर है सोडियम? एल्कली मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज NS1, थर्ड पीरियड का है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s1। और इसका कितना हो जाएगा बताइए? 2p6 है ना। तो आपको क्या लग रहा है, अभी कॉपी मत करना, पहले ध्यान देना, आपको क्या लग रहा है किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? आपको लग रहा है कि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लिया है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्लियर है ना। अच्छा, इसकी बात करेंगे तो बताओ क्या होगा? 2p3। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p4। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बताओ इसमें ये हाफ फील्ड है, स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉनिक आना मुश्किल होगा, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सही। आपको ऐसा लग रहा है ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्लियर है ना। ध्यान देना, नियॉन और Na+ में नियॉन का बताओ क्या होगा? 2p6 और यहाँ में क्या होगा? 2p5, है कि नहीं? तो आपको लग रहा है कि ये स्टेबल है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी करेक्ट लिखी गई है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है? 2p4 होता है ना भाई। 2p4 में एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे क्या होगा? 2p3 और ये क्या होगा? 2p2 है ना। तो आपको लग रहा है ये हाफ फील्ड है तो इसकी भी आयोनाइजेशन एनर्जी सही लिखी गई है ना। अब यहाँ में ध्यान है, कॉपर में क्या होता है? 4s1 3d5, ओ सॉरी 4s1 3d10, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ में होगा 3d10 और यहाँ में क्या होगा? 3d9, फुली फिल्ड है, ये सारा करेक्ट लिखा गया है, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ध्यान देना, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये क्वेश्चन कौन सा टाइप का है ये पहचानना बहुत जरूरी है, समझ पा रहे हैं ना। स्टेबिलिटी वाला यहाँ में देखो, आप केवल कॉन्फ़िगरेशन को नहीं देखना है। मैं अगर बोला था ना कि अगर एक ही डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट हो तो हमेशा क्या ही लगता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझ पा रहे हैं ना। तो क्या यही केस है? Na+, O+, O+1, O+2 है कि नहीं? यहाँ में Cu+2 Cu+1, तो यहाँ में कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझ पा रहे हैं ना, तभी आपका सही होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? बताओ, प्लस पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। क्या सही लिखा है पहला वाला? बताओ, सेकेंड वाला सही लिखा है गलत लिखा है? क्या यहाँ में देखो, निगेटिव चार्ज बढ़ता है, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका कम होगा, इसका ज्यादा होगा। क्या ये सही है ना? मतलब ये भी करेक्ट लिखा है, ये भी करेक्ट लिखा है। इन दोनों में बताओ किसका ज्यादा होना चाहिए था? Na+ का। क्यों? क्योंकि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो ये क्या है? ये गलत है, समझ पा रहे हैं ना। आप बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखना है, क्या समझ पा रहे हैं ना। तो आप गलत करना, अभी मैं लिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। O+O, इसमें बताओ किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? O+ का, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए था, लेकिन इसका लिखा है, मतलब ये भी क्या है? गलत है। और इसमें बताओ इसका ज्यादा होना चाहिए था, तो ये भी गलत है।
क्या कुछ समझ में आ रही है ना भाई? तो देखो, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट हो या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो, आपको हमेशा क्या ही यूज करना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेवर यूज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा, है ना? तो कहाँ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है, कहाँ क्या देखना है, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट हो जाए या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, हमेशा यूज क्या करना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और आप लोग जानते होंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ में मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज हैव मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी? किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है? किसका? हाँ? किसका लग रहा है? ए बी सी डी में बताइए, ए बी सी डी में ए का, है ना? क्योंकि मैं आप लोगों को कल ही बता रहा था कि रिस्पेक्टिव पीरियड में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है? नोबल गैस का। पूरा पीरियोडिक टेबल में किसका ज्यादा होता है? हीलियम का ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ में भी हीलियम है, लेकिन गलत कर देंगे आप लोग, है ना? थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। क्या यहाँ में देखो चारों स्पेसीज लिखी गई हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 है कि नहीं? क्या इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 है क्या? इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 है क्या? तो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है क्या? और जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज लगेंगे तो कंसेप्ट क्या लगेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होगी। किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? बेरिलियम +2 का। क्योंकि भाई सब में 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर एक ही क्या ये डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट है क्या? नहीं। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। 2 कंडीशन में हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज होता है, एक जगह नहीं लगता है। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा। सिर्फ एक जगह, स्टेबिलिटी का केस में ये नहीं लगता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ध्यान देना है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक और एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्पेसीज हों, यहाँ में मैं वही लिखा था कि या तो डिफरेंट स्पेसीज ऑफ सेम एलिमेंट हो या आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, हमेशा आपको यूज करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, डिटरमाइन करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। डिटरमाइन करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए ये क्वेश्चन लिख रहा हूं और आपको इसका ऑर्डर बताना है। आपको बताना है इसका ऑर्डर। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन है और आपको समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ में कौन सा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखना है? IE1। और यहाँ में भी क्या लिखना है? IE1। ठीक है, ठीक है, IE1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। IE1 का ऑर्डर है, यहाँ में IE3 का ऑर्डर है। ठीक है, आपको बताना है IE3 का ऑर्डर। और यहाँ में IE4 का ऑर्डर और सब में IE1 का ऑर्डर।
अच्छा आप थोड़ा सा ये कंसेप्ट यूज करना भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला का ऑर्डर बताइए, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन ऐसा लिखा गया है और इसके आयोनाइजेशन एनर्जी। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताइए? बेरिलियम का क्या हो जाता है 2s2 और बोरॉन का क्या होगा 2p1 और नाइट्रोजन का 2p3 और इसका क्या होगा 2p4, है ना? तो आपको बोला गया था लेफ्ट टू राइट जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेकिन एक्सचेंज करना है s2p1 p3 p4 में एक्सचेंज करना है ना? तो आप मुझे बताओ s2p1 में ये तो एक्सचेंज हो जाएगा ना और यहाँ में ये एक्सचेंज हो जाएगा, तो बताइए सबसे ज्यादा कम एनर्जी किसकी होने वाली है? बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन। बताओ क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? अच्छा बताइए मैग्नीशियम में क्या होगा? मैग्नीशियम का 3s2 है कि नहीं, और यहाँ में क्या हो जाएगा इसका? सिलिकॉन का क्या हो जाएगा 3p4, ठीक है हो जाएगा ना? 3p4 होगा या 3p2 होगा? 3p2 होगा ना, 3p2 होगा। सल्फर का क्या होगा बताइए? 3p4 होगा और इसका क्या होगा 3p6। बताओ ये एलिमेंट सेम पीरियड के हैं सेम ग्रुप के हैं? सेम पीरियड के, क्योंकि पीरियड नंबर कितना है 3। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अगर ये पीरियड नंबर 3 है तो बताओ किस किस में एक्सचेंज होता था? s2p1 में, क्या s2p2 में एक्सचेंज होगा क्या? नहीं। क्या बताओ p4 p6 में एक्सचेंज होगा क्या? नहीं। होना है तो किस में होना है? p3 p4 में, s2p1 में। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो बताओ किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? मैग्नीशियम का सबसे कम, उससे ज्यादा सिलिकॉन, उसके बाद सल्फर और सबसे ज्यादा आर्गन। क्या ये समझ में आया है क्या भाई? इधर से इधर जा रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर है ना? अगर कुछ होता s2p1 होता, p3 p4 होता तो एक्सचेंज कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ है भी नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। एक अगर कंसेप्ट यूज होगा तो यहाँ में ध्यान दीजिएगा भाई। देखो जब भी क्वेश्चन रेंडम आएगा ना तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे सॉल्व होगा। अब लोग नॉन मेटल जैसे मान लीजिए यहाँ में मेटल लिखा है, मेटलॉइड लिखा है और नॉन मेटल लिखा है। अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी की बात क्या होती है? इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन ऐड करना है? सर इलेक्ट्रॉन निकालना। अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन किससे निकल सकता है? मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है? इलेक्ट्रॉन निकालता है। मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान देना, जो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, है ना? जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम होता है। जो देरी से निकालेगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो मेटल का टेंडेंसी होता है मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो ध्यान देना, अगर हमारे पास में मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल आ जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? नॉन मेटल का ज्यादा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो उसकी आयोनाइजेशन, उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो नॉन मेटल का सबसे ज्यादा, फिर मेटलॉइड का, फिर मेटल का। अगर क्वेश्चन आप लोगों को रेंडम दिया है तो मैक्सिमम टाइम आपका क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर मान लो एक नॉन मेटल है, दूसरा मेटल है, एक मेटलॉइड है, तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? नॉन मेटल का। किसका कम होगा? मेटल का। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोला है? IE4 निकालना है। किसका? IE4। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। IE4 का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन निकाल देना है बताइए? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। तो बताइए बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, हीलियम का जैसा बन जाएगा ना। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 7, है ना? तो 7 है ना भाई। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 4 बचेगा, मतलब बेरिलियम का जैसा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ 2s2। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताइए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3p3 होता है ना। 3s2 3p3। तो समझ पा रहे होंगे। तो अगर वहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बचेगा? 3s2 बचेगा ना सर। और एल्युमिनियम का क्या होता है बताओ? एल्युमिनियम, बोरॉन, एल्युमिनियम 3p1, तो क्या हो जाएगा यहाँ में? 3s1। 3s1 होगा या 2p6 होगा? 2p6 होगा, है ना? क्योंकि एल्युमिनियम का देखो क्या होता है,
एल्युमिनियम का होता है 3s2 3p1, इसके पहले 2p6 होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो क्या ही बचेगा 2p6। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन को देखो, क्या यहाँ में बताओ ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या सेम पीरियड का है क्या? क्या इसका पीरियड नंबर 2 है? पीरियड नंबर 2 है, सेम पीरियड का क्वेश्चन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगता है कि नहीं? क्या लेफ्ट टू राइट जाते हैं सेम पीरियड में जाते हैं तो उसमें दो कंसेप्ट लगता है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें बताया गया था s2p1 को एक्सचेंज करना है, p3 p4 को करना है। क्या ये भी सेम पीरियड का क्वेश्चन है क्या? क्या ये सेम पीरियड का है? नहीं। समझ पा रहे हैं ना, रैंडम टाइप का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? तो जब रैंडम क्वेश्चन होगा, देखो यहाँ में सेकंड पीरियड भी है, फर्स्ट पीरियड भी है, थर्ड पीरियड भी है, तो रैंडम क्वेश्चन में कैसे आपको सॉल्व करेंगे? तो अब ये नहीं कि आपको सेल नंबर नहीं देखना है भाई, सेल नंबर जिसका सेल नंबर ज्यादा होगा उसका साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। सेल नंबर कब यूज करेंगे? इन ग्रुप। किसमें यूज करने वाले हैं? ग्रुप में। समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में क्या यूज करेंगे? आपको यूज करना पड़ेगा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ये कंसेप्ट को देखिए, आप इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी को लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताओ अब यहाँ में आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा आप लोग जानते हैं क्या नाइट्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। बोरोन क्या होता है? हम लोग मेटलॉइड, लेकिन एनसीईआरटी क्या मानती है? नॉन मेटल, है ना? थोड़ा सा ध्यान देना। फास्फोरस, एल्युमिनियम क्या होता है? मेटल, और फास्फोरस नॉन मेटल। तो अब किसका ज्यादा होगा उसके लिए आपको सबसे पहले देखो ध्यान देना। अच्छा बताओ बोरॉन में जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो उसका इलेक्ट्रॉन में 1s2, क्या ये हीलियम का जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है क्या? है ना? अच्छा बताओ अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, अभी नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे तो किसका जैसा दिखाई दे रहा है? किसका जैसा भाई? बेरिलियम। किसका जैसा? बेरिलियम। क्या समझ पा रहे हैं? और बताओ इसमें फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है? 15। 15 में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या होगा? 12। 12 मतलब किसका जैसा? मैग्नीशियम, है ना? और बताओ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा? आर्गन। 10 हो जाएगा ना? 10 किसका जैसा होता है? आर्गन। ओ सॉरी, आर्गन नहीं, नियॉन। ठीक है, तो अब आप बताइए भाई किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? आप बताओ। मेटल का तो कम ही होता है कि नहीं? मेटल का कम होता है कि नहीं होता है? मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी तो क्या ही होगा भाई? कम होगा। समझ पा रहे हैं ना? थोड़ा सा ध्यान दो। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड देखो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बताओ मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। मेटल कौन कौन हो गया है? अब बेरिलियम, मैग्नीशियम हो गया है ना भाई? क्या ये मेटल हो गया कि नहीं हो गया? और मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो बताइए अगर मैं बात करूंगा तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या? बेरिलियम और मैग्नीशियम का, समझ पा रहे हैं ना, बेरिलियम और मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इन दोनों का ज्यादा होगा। क्या ये भी नोबल गैस है? ये भी नोबल गैस है। तो बताओ नोबल गैस का तो रिस्पेक्टिव पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। ये नियोन है और ये हीलियम है। किसका सबसे ज्यादा होता है? हीलियम का। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? अच्छा बोर्ड पे ध्यान देना भाई। बेरिलियम और मैग्नीशियम की बात करा जाए तो बताओ क्या ये सेम ग्रुप में है क्या? 2s2 3s2 सेम ग्रुप में है क्या? और सेम ग्रुप में है तो ऊपर से नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बताओ बेरिलियम और मैग्नीशियम में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? बेरिलियम का ज्यादा होगा। सबसे कम किसका होगा? मैग्नीशियम का, फिर बेरिलियम का, फिर नियोन का, सबसे ज्यादा हीलियम का। अब हीलियम किसका जैसा बना है? बोरॉन। तो ऐसा लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया मुझे लग रहा है आप लोगों को। समझ में आया नहीं आया बोलिए? एक बार बोर्ड पे इधर देखिए। तो बोर्ड पे यहाँ में देख रहे हैं आप लोग। तो देखिए भाई सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ में ध्यान देना। अगर हम ये तो पता चल गया कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा और हीलियम और नियोन का ज्यादा होगा। ये तो बात क्लियर है क्योंकि ये दोनों मेटल है और ये दोनों क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल नॉन मेटल में किसका ज्यादा होता है? नॉन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। फिर इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ऊपर से नीचे जाएंगे सेल नंबर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। बताइए किसका कम होगा? बताइए किसका कम होगा? मैग्नीशियम का। उससे ज्यादा बेरिलियम का, उसके बाद नियोन का, उसके बाद किसका? हीलियम का।
ये तो हो जाएगा, लेकिन भाई ऑप्शन में तो हीलियम बेरिलियम नहीं दिया था, वो तो बोरॉन नाइट्रोजन फास्फोरस दिया था। तो बताओ मैग्नीशियम किसका जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था? फास्फोरस का। बेरिलियम किसका जैसा बन रहा था बताओ? नाइट्रोजन का। फिर किसका? नियोन किसका? एल्यूमिनियम। और बताइए हीलियम किसका जैसा? बोरॉन। तो ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो जब भी रैंडम क्वेश्चन आएगा ऐसे सॉल्व करना होगा। ये I4 का ऑर्डर है। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? समझ में आया नहीं? एक बार और समझा दूं। सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन निकालिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो और देखो वो उसकी प्रॉपर्टी, देखने में तो नाइट्रोजन लग रहा है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जब हीलियम का जैसा हो गया। क्लियर है ना? और आपको ये याद रखना है मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल में, क्योंकि मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल नहीं देता है, तो नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने वाली है। चलिए ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन में आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है क्या ये सेम पीरियड का है कि नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताइए ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या वो सेम पीरियड का मेंबर है? बताओ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2p4। इसका क्या होता है? 2p5 होता है ना। सल्फर का क्या होता है? 3p4 और इसका क्या होता है? 3p5। मतलब ये क्या है? सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का क्वेश्चन है ना। ऐसे आपको कराया भी गया था रेडियस में, तो यहाँ में ध्यान देना भाई। तो अगर सेकेंड पीरियड की बात करेंगे, सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन। और थर्ड पीरियड की बात करा जाएगा तो बताइए थर्ड पीरियड में कौन सा है? सल्फर, क्लोरीन, है ना। तो आप मुझे बताइए सेकेंड पीरियड में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसकी 2p4, इसका क्या है? 2p4 और इसका क्या है? 2p5 और इसका 3p4 और 3p5। तो बताइए सेकेंड पीरियड ऊपर से नीचे जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है घटती है? घट जाती है। बताओ सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? सेकेंड पीरियड का। तो बताओ क्या इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा होने वाली है? मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका ज्यादा होने वाला है? ऑक्सीजन फ्लोरीन का आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर क्लोरीन से ज्यादा होगा। क्या ये जो क्वेश्चन है वो क्या 2 एडजेसेंट ग्रुप और 2 एडजेसेंट पीरियड का है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? सेल नंबर। सेल नंबर या तो ग्रुप में लगेगा या 2 एडजेसेंट ग्रुप या 2 एडजेसेंट पीरियड में लगने वाला है कि नहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्या 2 है 3 है, तो बताओ किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? सेकेंड का। क्या समझ पा रहे हैं ना? मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन का ज्यादा होगा सल्फर क्लोरीन से। क्लियर है? अब आप मुझे बताओ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या हो जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बढ़ने से क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। तो आप मुझे बताइए फ्लोरीन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा? और फ्लोरीन, और बताइए थोड़ा मैंने गलत लिखा, बताइए ऑक्सीजन सल्फर में आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ऑक्सीजन सॉरी आप लिख सकते हैं ना सल्फर क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन फ्लोरीन का होगा, है कि नहीं। और बताइए सल्फर और क्लोरीन में किसका ज्यादा होने वाला है? क्लोरीन का। सल्फर का क्या होगा? कम, फ्लोरीन का ज्यादा। फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन में किसका ज्यादा होगा? फ्लोरीन का। ऑक्सीजन का कम होगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आयोनाइजेशन में। क्या समझ पा रहे हैं ना भाई? क्योंकि देखो अगर इन दोनों का तो कम है और लेफ्ट टू राइट जाने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, मतलब क्लोरीन का, और इन दोनों में किसका ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी? क्लोरीन का। और इन दोनों में किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे ऑर्डर लिख लेंगे। क्या बताओ एक्सचेंज हो सकता है क्या? अगर एक्सचेंज होना है तो हो सकता है, लेकिन इसमें एक्सचेंज नहीं होता। एक्सचेंज किस में होता है? H2P1 P3 P4। चलिए बताइए ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर में बताइए क्या होगा? क्या आपको देखना पड़ेगा क्या ये कौन सा रैंडम क्वेश्चन है, या 2 एडजेसेंट ग्रुप या 2 एडजेसेंट पीरियड का है, या पीरियड में है या ग्रुप में है। समझ पा रहे हैं ना? तो ध्यान देना ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2p4। फास्फोरस का क्या होता है? यहाँ में देखिए ऑक्सीजन के बाद सल्फर, यहाँ में होता है 3p4, यहाँ में होता है 2p3 और यहाँ में होता है 3p3। तो समझ पा रहे हैं ना? तो ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं। और आप बताओ क्या ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का क्वेश्चन है? तो अगर ये सेकेंड पीरियड का है और थर्ड पीरियड का है तो 2 एडजेसेंट ग्रुप और 2 एडजेसेंट पीरियड वाला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या काम करेगा? सेल नंबर। तो अगर ध्यान देना ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना। और यहाँ में ध्यान देना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ में इसकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p3 और ऑक्सीजन का क्या है? 2p4 और इसका क्या बताइए? 3p3 और यहाँ में क्या होगा? 3p4। क्या आप समझ पा रहे हैं?
और आप लोगों को मालूम है कि सेकेंड पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड पीरियड से ज्यादा होगा। और आप बताइए क्या लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। लेकिन क्या एक्सचेंज होता है क्या P3 P4 में? क्या P3 P4 में एक्सचेंज होता है क्या? बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा? नाइट्रोजन का। इन दोनों में किसका ज्यादा? तो आप बताओ, सबसे पहले ध्यान देना, क्या फास्फोरस सल्फर से ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का होगा? है कि नहीं? क्योंकि सेकंड और थर्ड में सेकंड का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। और ये बात आपको समझ में आ गई। इधर में क्या हुआ था, इसका ज्यादा हुआ था क्योंकि इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा था। एक्सचेंज तो दो जगह होता है, P3 P4 H2 P1 में। तो यहाँ में देखो P3 P4 है ना, तो एक्सचेंज हो जाएगा। बताइए किसका ज्यादा होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में? सबसे कम किसका होने वाला है बताओ? सल्फर। सल्फर से ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन भाई आपका सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, या तो आयोनाइजेशन एनर्जी का हो जाए या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का हो जाए। बताइए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज लिखा है ना, तो आपको बताना है इसका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद नीट का इस साल का क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इतना पढ़ने के बाद आपका अभी नहीं, इतना पढ़ने के बाद तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, कौन सा रूल किसी में लगा देंगे तो गलत हो सकता है, ठीक है। याद रखना सब कुछ फिक्स है। पीरियड में जाना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाना है, ग्रुप में जाना है सेल नंबर लगाना है। दो एडजेसेंट पीरियड, दो एडजेसेंट ग्रुप का क्वेश्चन होगा तो हमेशा सेल नंबर लगाना है। अगर एक ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस है या डिफरेंट स्पेसिस हो, सेम एलिमेंट है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाना है। बस इतना आपको याद होना चाहिए। रैंडम क्वेश्चन होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का होगा तो क्या करेंगे बताओ? नॉन मेटल, मेटलॉइड, मेटल पता करेंगे। अगर एटॉमिक साइज का क्वेश्चन होगा तो क्या देखेंगे? मेटल है तो मेटेलिक रेडियस, नॉन मेटल है तो कोवेलेंट रेडियस, किसका रेडियस ज्यादा होता है? क्लियर है ना? तो क्या ये कॉपी हो चुका है क्या? अब बताओ, यहाँ में मैं आपको बताया था 3D सीरीज का आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं आपको तीन जगह, पहला में IE1 में 3 जगह एक्सचेंज था, I2 में 2 जगह एक्सचेंज था और I3 में 1 जगह एक्सचेंज था मैग्नीज के बाद, बताया था ना। ऐसे लेफ्ट टू राइट तो बढ़ेगा ना, लेकिन मैग्नीज वाला बाद चेंज हो जाता है। और 3D में IE1 का ऑर्डर क्या था? टी कॉफी के बाद, है कि नहीं। और दूसरा में क्रोमियम कॉपर के बाद ऑर्डर जो था वो चेंज हो जाता था। और थर्ड में किसके बाद चेंज हो जाता था? मैग्नीज के बाद। तो आप मुझे बताइए क्या ये मैग्नीज तक ही तो लिखा है? तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब स्कैंडियम से ज्यादा टाइटेनियम का, टाइटेनियम, वेटेनियम, क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज। मैग्नीज से पहले नहीं, मैग्नीज के बाद। समझ पा रहे हैं ना? मैग्नीज के बाद जो एलिमेंट होगा उस केस में मैग्नीज का ज्यादा हो जाएगा। मैग्नीज से पहले नहीं, मैग्नीज के बाद। बाद वाला वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या समझ पा रहे हैं? याद है क्या? दिखा भी देता हूं, इसलिए मैं सेव करके रखता हूं। देखिए यही तो था, यहां तक तो सेम ही जाएगा ना भाई। मैग्नीज के बाद आयरन आएगा तो मैग्नीज का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। हो गया। तो एक और क्वेश्चन, एक दो कराते हैं, उसके बाद नीट का इस साल का क्वेश्चन देखिए कितना आसान आता है कि नहीं। पढ़ते सब कुछ है लेकिन क्वेश्चन आप लोग का बहुत ही आसान पूछा जाता है। बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। चलिए ये 3 क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन है ताकि आपको समझ में आएगा, है ना। तो आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। फास्फोरस, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन लिखा है। बोरॉन का बताइए, बोरॉन का इसकी IE1 लिखना है। क्या लिखना है? IE1। कुछ भी नहीं लिखा है तो भाई आप समझ लेना कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। समझ पा रहे हैं ना? तो आप मुझे बताइए बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2p1। फास्फोरस का क्या है बताइए? 3p3। सल्फर का क्या है? 3p4। फ्लोरीन का क्या है? 2p5। है कि नहीं है? तो बताइए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। अब बताइएगा क्या ये सेम पीरियड का है, सेम ग्रुप का है? नहीं। क्या ये रैंडम क्वेश्चन है कि नहीं है? है। क्या ये रैंडम क्वेश्चन है कि नहीं है? अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना। उस केस में आपको क्या करना है? क्या सेल नंबर देखना है? नहीं। क्या देखना है? कौन सा कंसेप्ट? नॉन मेटल, मेटल, मेटलॉइड। क्या देखना है भाई? मेटल, उसके बाद मेटलॉइड, और क्या होगा? नॉन मेटल। क्लियर है ना? अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना भाई। बोरॉन को हम लोग क्या मानते थे? हम लोग क्या मानते थे? मेटलॉइड।
हम लोग क्या मानते थे थोड़ा देर के लिए, मान लो मेटलॉइड। और बताओ फास्फोरस सल्फर क्या होता है? फास्फोरस सल्फर क्लोरीन नॉन मेटल। अगर मैं बोलूंगा तो बताओ क्या इस केस में बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा? होगा ना। और मान लो बहुत सारा नॉन मेटल आ गया तो क्या करेंगे, नॉन मेटल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप बोर्ड पे ध्यान देना। अब बताइएगा भाई, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बताइए नॉन मेटल का करेक्टर बढ़ता है कि मेटल का करेक्टर बढ़ता है? लेफ्ट टू राइट जाते हैं नॉन मेटल का करेक्टर बढ़ता है, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देंगे ना तो देखो यहाँ में भाई बोरॉन है, आपको यहाँ में फास्फोरस मिलने वाला है, यहाँ में सल्फर मिलेगा और फ्लोरीन कहीं यहाँ में मिलने वाला है ना। तो इसका तो हो गया है और इन तीनों में कंपेयर करना है। तो आप मुझे बताओ सेल नंबर नहीं देखना है भाई, समझ पा रहे हैं ना। इस केस में आपको ये यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बताइए फास्फोरस सल्फर फ्लोरीन में कौन अच्छा नॉन मेटल है? फ्लोरीन। समझ पा रहे हैं ना। तो नॉन मेटल का करेक्टर बढ़ेगा तो बताओ उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो बताओ सबसे यहाँ में सबसे राइट में क्या है? सबसे अच्छा नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन। तो जितना ज्यादा नॉन मेटल होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, है कि नहीं। तो बताओ यहाँ में क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। और बताओ उसके बाद सल्फर फ्लो में कौन आएगा? फास्फोरस। और ये क्या होगा? सल्फर। तो ये क्वेश्चन आपको रेंडमली ऐसे सॉल्व हो जाएगा। स्ट्रेंजियम, सल्फर, आर्गन। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2। स्ट्रेंजियम का क्या है? 5s2। और सल्फर का क्या है? 3p4। और आर्गन का क्या है? 2p6, है कि नहीं। आपने ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए हैं। आर्गन का 3p6 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ में ध्यान दीजिएगा और आप बोर्ड पे थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना भाई। यहाँ में बताओ ये दोनों क्या है? कैल्शियम के नीचे में है स्ट्रेंजियम। एस ब्लॉक का एलिमेंट है क्या? और एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल होता है नॉन मेटल होता है? मेटल होता है। तो ये दोनों क्या हो गया है? मेटल। और ये दोनों क्या हो गया भाई? पी ब्लॉक का एलिमेंट क्या होगा? सल्फर। आर्गन क्या है? नॉन मेटल। तो आप मुझे बताओ मेटल का और नॉन मेटल में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? नॉन मेटल का। मतलब बताओ कैल्शियम स्ट्रेंजियम का वैल्यू कम होगा और सल्फर और आर्गन का ज्यादा होगा, है कि नहीं। अब थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना भाई। ये क्या फोर्थ पीरियड है और फिफ्थ पीरियड है? क्या सेम एस ब्लॉक का है? ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? कम हो जाएगा क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम? स्ट्रेंजियम से बड़ा कैल्शियम का। क्या आप समझ पा रहे हैं? और बताओ यहाँ में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल का करेक्टर बढ़ता है। कौन ज्यादा अच्छा नॉन मेटल है? आर्गन या सल्फर? आंसर इज, तो बताओ क्या होगा? सल्फर। उसके बाद ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में मान लो लिखा है लिथियम लिखा है और सिलिकॉन लिखा है और आयोडीन लिखा है और इसमें आपको क्या कंपेयर करना है? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है ना। तो अब बोर्ड पे ध्यान देना भाई। ये तो बात आपको पता ही है कि रैंडम क्वेश्चन आएगा। तो बताओ ये क्वेश्चन रैंडम है? सेम पीरियड सेम ग्रुप का तो है ही नहीं। ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फिफ्थ पीरियड का क्वेश्चन रैंडम है ना। ना तो दो एडजेसेंट पीरियड का है ना टू एडजेसेंट ग्रुप का है, तो क्वेश्चन हो गया रैंडम। रैंडम में क्या ही देखते हैं, ये वाला कंसेप्ट। क्लियर है ना। हाँ बताओ बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने आते, बताया गया था मेटलॉइड है ना। तो बताओ ऐसा ही है सीता, तो ये क्या हो गया है? मेटलॉइड। और ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो क्या होगा? और आयोडीन। तो बताइए किसका सबसे कम? उसके बाद ठीक है आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट in increasing order of first ionization enthalpy।
यही है, इसी साल क्वेश्चन आया था ये। क्या आंसर सही है? बी, बी सही है ना। तो सबसे पहले आप ध्यान देना जो एलिमेंट लिखा गया है, देखो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, सेकेंड थर्ड पीरियड को पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, बाकी जो लिखाया जा रहा है वो उतना नीट में आधा नहीं है, समझ पा रहे हैं ना। आपको सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक का रेडियस आपको याद करना है, और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड वाला, जो कि आपको मालूम है कि 3 के बाद पहला I1 में 3 का चेंज, I2 में 2 का, I3 में मैग्नीज के बाद बस ऑर्डर चेंज हो जाता है, बाकी तो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, देखो लिथियम लिखा है, बेरिलियम लिखा है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना पड़ेगा क्या ये सेम पीरियड का है क्या। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताओ? 2s1, इसका क्या होता है 2s2, इसका क्या होता है 2p1, इसका क्या होता है 2p2, और इसका क्या होता है 2p3। समझ पा रहे हैं ना। तो आपको बताया गया था ना कि s2p1 में एक्सचेंज होता है और p3 p4 में एक्सचेंज होता है, तो है ही नहीं p4, है ना। तो यहाँ में देखिए सबसे पहले लिथियम, लिथियम से ज्यादा बोरोन, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, और देखिए किस में मैच कर रहा है, किस में मैच कर रहा है, बी में मैच कर रहा है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन काफी आसान होने वाला है, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस इतना करते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डेवलप हो जाए, क्लियर है। अब आगे बात करेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखने वाले हैं हम लोग। और एक और क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आए इस टॉपिक से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला क्वेश्चन है। तो अगर मैं अभी लिख दूं तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन मैं जब वो पढ़ाऊंगा तो आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए यहाँ में ये लिखा गया है कि अगर हम जैसे कि पहला बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर, तो यहाँ में देखिए क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर को शॉर्ट में एमसी लिख देंगे। तो मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये सब मेटल है, हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं किया गया है क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, क्लियर है ना। तो अगर हम एल्कली मेटल की बात कर रहे हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम है। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सेल नंबर बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, यहाँ तक आप लोग मालूम है। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। अगर मैं बोलूं लिथियम और सीजियम में इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें एनर्जी कम देना पड़ेगा, सीजियम। मतलब यहाँ में इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, समझ पा रहे हैं ना। अगर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, और जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा तो मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, अच्छा ही होगा, क्लियर है ना भाई। आप क्या देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मेटल, ये सारे मेटल है, और मेटल का ही खुद का कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ऊपर से नीचे जाने से मेटेलिक कैरेक्टर क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो यहाँ में देखा जाता है कि जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ जो मेटल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि अगर हम बात करें भाई, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, कैसा लिखा है, तो बताइए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, सेम कहानी वही होगा। अगर बताइए यहाँ में यहाँ से यहाँ तक हम अगर कॉपी कर ले डायरेक्टली,
ठीक है, याद है तो किसी को डाउट नहीं है। और बताओ अगर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि मेटल क्या होता है, केटाइन बनाता है और जाकर रिएक्शन करता है, तो जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन बनाएगा उसकी रिएक्टिविटी जल्दी अच्छा होगा। मतलब अगर मैं बात करूं लिथियम और सीजियम में से किसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, सीजियम से। मतलब उसके वो जाके वो जल्दी केटाइन बनाएगा तो किसी के साथ में रिएक्शन कर सकता है। मतलब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, सीजियम का या लिथियम का। इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीजियम मेटल इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि थोड़ा सा भी इंसिडेंट लाइट आती थी तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता था। इस फेनोमेनन का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। क्लियर है ना? तो आप मुझे बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? समझ पा रहे हैं ना? कहने का मतलब है ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मेटल का खुद का कैरेक्टर बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ पा रहे हैं ना? तो अगर बताइए यहाँ में क्या हो रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ऊपर से नीचे जाने में मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है। समझ पा रहे हैं? अगर मान लो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मान लो यहाँ में लिखा है फ्लोरीन, दो एग्जाम्पल लिखा गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा है ना भाई। तो बताओ यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बताओ क्या होगा, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं आप लोग, है ना? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में क्या होगा, सेल नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। हाँ, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब मैं बोल सकता हूँ मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। अरे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मेटल का कैरेक्टर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो बताइए ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अरे भाई ये तो मेटल है ना, है ना? और ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है ना। तो देखो मेटल है, मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर मेटल का कैरेक्टर बढ़ रहा है, उसी का कैरेक्टर बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है। ये नॉन मेटल है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नॉन मेटल का कैरेक्टर कम हो रहा है तो रिएक्टिविटी क्या होगा, कम हो जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं? अरे भाई जो आप लोग हैं वो आपका कैरेक्टर और बढ़ रहा है, मतलब प्रोग्रेस में जा रहे हैं आप लोग, है ना? लेकिन आपकी पढ़ाई करने की टेंडेंसी, आप नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, है ना? खत्म हो रहे हैं आप लोग, है कि नहीं? आपका कैपेसिटी है 5 घंटा पढ़ने का, आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, तो बताओ प्रोग्रेस में है या किस में है, आप खुद ही बता सकते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार ये नॉन मेटल है और ऊपर से नीचे जाने पे इसका कैरेक्टर, खुद का कैरेक्टर क्या हो गया, कम। तो मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई है, कम। अच्छा आप एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऐसा पढ़े थे कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस होने की टेंडेंसी बढ़ रहा है कि नहीं? टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? मतलब लिथियम जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा या सीजियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सीजियम। और जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकालता है उसका ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। भाई सोडियम, लिथियम का जल्दी से ऑक्सीडेशन होगा या सीजियम का? सीजियम का। जो जिसका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सीजियम या लिथियम? सीजियम। कौन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बताओ? सीजियम। लेकिन आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें सबसे टॉप में कौन लिखा गया था, लिथियम, सबसे नीचे F2। तो उस समय बताया गया था स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो आंसर इज लिथियम। लेकिन यहाँ में स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सीजियम। तो कहानी चेंज हो गई ना। तो कहने का ये मतलब है कि जब ये जो बात हो रही है ना भाई, वो गैसियस स्टेट में बात हो रही है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कब बात होती थी, एक्वस सोल्यूशन में। तो अगर कोई पूछेगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन गैसियस मीडियम, तो आंसर क्या होगा, सीजियम। और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम, तो आपको कहां जाना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें क्या आंसर आएगा, लिथियम। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो चलो 2 क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, कॉपी कर लीजिए। Which of the following is strongest reducing agent? Which of the following is strongest reducing agent in gaseous medium? क्या टिक कर लेंगे, क्या टिक करेंगे, सीजियम। और वहां में गैसियस मीडियम का जगह में क्वेश्चन में एक्वस मीडियम लिखना है, और उसमें बताइए क्या टिक करेंगे।
ठीक है, तो लिखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम। तो यहाँ में लिख लो ताकि आपको याद आएगा कि गैसियस मीडियम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज करना है ना, लेकिन एक्वस मीडियम वाला ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है ना? इसी का फुल फॉर्म भूल गए होंगे आप लोग, ईसीएस का मतलब क्या होता है, लिख लो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो भाई यहाँ में लिखा है, जैसे कि कॉपी कर रहे हैं क्या आप लोग? पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग एक बार कॉपी कर लेंगे ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ में क्या बोला है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मान लो ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, बोलेगा कौन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है कि नहीं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जनरली आपको 2 ही दिया जाएगा, मैंने 3 कर दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपने मान लो ये गैसीय एटम है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगी वो क्या लगी, I1।
और उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है, +1, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना। और यहाँ से यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ से यहाँ में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 2 है ना। तो बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगी, IE2। क्लियर है ना। हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मेटल एक्स। यहाँ से पहले आप एक इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे ना, तो ये बना होगा। ठीक है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, IE2 और ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और इसी प्रकार ये 3 है। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर IE1 का गैप निकालना है, और आप लोग जानते हैं जैसे जैसे ये क्या है बताओ, डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेमी एलिमेंट तो है। क्या ऊपर से नीचे जाएंगे, I1 I2 I3 में किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने वाला है, I1 का I2 से ज्यादा होगा, I2 ज्यादा होगा, I2 से ज्यादा I3 होगा, ऐसा कंटिन्यू जाते रहेगा। तो डिफरेंस निकालना, ये क्या है, डिफरेंस इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। डिफरेंस बोले तो इसका इसका गैप, समझ पा रहे हैं ना। तो क्या निकालेंगे, IE2 माइनस I1, या तो क्या निकालेंगे, IE3 माइनस I2। क्लियर है ना। आप इन दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस इन सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये नहीं कि आप 1 का 3 से ये नहीं गैप निकालना है। क्लियर है ना भाई, सक्सेसिव निकालना है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना और उसकी वैल्यू को देखना है। ठीक है, और ये वैल्यू फिक्स है। देखा ये गया कि जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का जो गैप है, अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ रहा है, मतलब आपने कोई भी दो सक्सेसिव गैप निकाला, किन्हीं भी दो रिएक्शन का आपने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट करा और उसकी वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। किससे ज्यादा है भाई, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो उस केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। कौन ज्यादा स्टेबल होता है, लोअर। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा देखो भाई ध्यान देना, अगर आपने ये वैल्यू गैप निकाला तो इसमें बताओ, यहाँ में ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और यहाँ में 2 है, तो इन दोनों में अगर मान लो इन दोनों का एनर्जी गैप 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो उसमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, +1 या +2, +1 ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है ना भाई। अगर मान लो इसकी एनर्जी गैप, ठीक है, डेल्टा IE1 का वैल्यू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, ये पहले ऑलरेडी सब कुछ फिक्स है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, मतलब 11 से कम होगा। मान लो किसी का आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप आ गया 10, तो 11 से तो कम है ना, तो उस केस में उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा अगर मान लो कोई भी आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन ही नहीं है, क्या नहीं गिवन है, आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन नहीं है, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आयोनाइजेशन एनर्जी, भाई यही दो एक्सट्रीम वैल्यूज दी गई है ना, या तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसके बीच में आ जाए, तो आप ऐसा समझना कि दिया ही नहीं है। क्लियर है ना। या तो आयोनाइजेशन एनर्जी दिया ना जाए, या आयोनाइजेशन एनर्जी इसके बीच में लाई करे, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से डिटरमाइन करना पड़ेगा किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा। समझ पा रहे हैं ना। तो आपको किससे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। स्टेबल हटा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना भाई। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का सक्सेसिव गैप निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन ज्यादा स्टेबल है। थोड़ा सपोर्ट पे ध्यान देना। अच्छा भाई आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे कि अगर हम बात करें, भाई ध्यान देना, अगर हम मैग्नीज की बात करें, अगर मैग्नीज आप लोग जानते होंगे कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैग्नीज का बहुत सारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 +3 होता है ना, +2 +3 होता है, +6 भी होता है, +7 भी होता है ना। तो अगर हम बात करें भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, Mn2 + Mn3 आपको आपका हिसाब से क्या होना चाहिए। मान लो ये आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं दिया, क्या नहीं दिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं दिया है, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे अगर सोचेंगे भाई, देखिए ऐसे लिखा है ना, और यहाँ में आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। तो यहाँ में कुछ भी आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं दिया है। ठीक है, तो आप क्या सोच लेंगे भाई, आप तो ऐसा दिमाग लगा के सोचेंगे, एक ही डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट है। समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा बताओ, Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होगा, और बताओ Mn+3 का क्या हो जाता है, 3d4। समझ पा रहे हैं ना। तो आप यहाँ में बताइए किसकी स्टेबिलिटी, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में Mn+2 Mn+3 से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लो यहाँ में +6 है +7 है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, 4:2 3d5 होता है, तो यहाँ में क्या होगा 3d0, और यहाँ में क्या बचेगा 3d1। समझ पा रहे हैं ना, मतलब 3d0 है तो ये क्या होगा 2p6। समझ पा रहे हैं ना। उस केस में कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा,
+7 वाला, समझ पा रहे हैं ना। तो जब आपको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं दिया जाए, समझ पा रहे हैं ना, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये नहीं कि चार्ज ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब 6-7 में 6-7 ज्यादा स्टेबल होगा, 3-2-3 में 3 ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा नहीं है। समझ पा रहे हैं ना भाई, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ना। देखो स्टेबिलिटी से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कुछ भी लेना देना नहीं है, स्टेबिलिटी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर वही आयोनाइजेशन एनर्जी होता, रेडियस होता, तो आप डायरेक्टली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगा सकते थे। क्लियर है ना भाई। तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना कि अभी मैं एक रूल लिखवा दूंगा, पहले आप ये कॉपी कर लीजिए। ये डाटा फिक्स है, ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ में भाई आप लोग कंसेप्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं कि जिसका ज्यादा अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा होने से तो Mn+7 होता है कि नहीं। आप लोग बोलेंगे कि ये तो क्या है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम एलिमेंट वाला क्वेश्चन हो गया है ना, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म है, तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, ये ज्यादा स्टेबल होगा भाई, है कि नहीं। उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, लेकिन Mn+2 और Mn+3 में कौन ज्यादा स्टेबल है, Mn+2। ध्यान देना, जब क्वेश्चन में आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू नहीं दिया है तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यूज होगा, या में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो। स्टेबिलिटी वाला से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कुछ लेना देना नहीं है, डू नॉट यूज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या में ये कंसेप्ट यूज नहीं करना है। समझ पा रहे हैं ना, ये कंसेप्ट यूज नहीं करना है क्योंकि स्टेबिलिटी का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कुछ लेना देना नहीं है। समझ पा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, फॉर एन एलिमेंट ए, फॉर एन एलिमेंट ए, फॉर एन एलिमेंट ए, देखिए फॉर एन एलिमेंट ए, वैल्यू ऑफ IE1, IE2 and IE3 are IE1, IE2, IE3 are 5, 10 and 40 electron volt, 5 electron volt, 10 electron volt and 40 electron volt respectively. Then repeat करना है 40. For an element A, value of IE1, IE2 and IE3 are 5 electron volt, 10 electron volt and 40 electron volt respectively. Then determine stable oxidation state. Then determine stable oxidation state. ठीक है। तो आइए बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में और ऑप्शन लिखा है कौन स्टेबल, कौन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, +1, +2, +3 या +1 और +3 दोनों स्टेबल होगा ना। तो आपके सामने ये ऑप्शन लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान देना भाई, जैसे मैं लिख देता हूँ, देखो ए से पहले A+1 बना होगा, इसकी IE1 की वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर +1 से एक और इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान देना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो +1 होगा, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। है ना ऐसा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो बताइए इन दोनों का गैप कितना है, I1 और I2 का गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है ना, और इन दोनों में किसका वैल्यू है, कितना वैल्यू आएगा, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं। और बताओ जब I1 की वैल्यू, क्या ये I1 क्या है बताओ, क्या ये लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, और लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका उस केस में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, लोअर या हायर, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, है कि नहीं। और बताओ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, +2, +3 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
+3। क्या है भाई? +3। गलती करके आ जाएंगे, ध्यान दीजिए। जिसका गैप निकाल रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर क्या है? +1 और +2 में हायर कौन सा है? +2। तो बताइए इसमें यहाँ में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा? +2। समझ पा रहे हैं ना? फिर बताओ यहाँ में जो ये जो गैप है, बताओ क्या इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या ये ग्रेटर देन है क्या, मोर देन है क्या? क्या ये मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है उसमें कौन स्टेबल होता है? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। तो बताओ इसका गैप जो 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लोअर कौन सा है? 2। तो यहाँ में भी कौन ज्यादा स्टेबल होगा? +2। तो दोनों में कौन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है? +2। तो करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा? +2। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप निकालो भाई। देख लो यहाँ मैं बोला था ना कि अगर मान लो इसका, मैं यही में आपको ये समझा रहा हूँ, एक तो 5 है दूसरा 10 है, तो एक गैप तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, दूसरा गैप 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप क्या लिखा है देखो, 5 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ये 16 से ज्यादा है कि नहीं है? उस केस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये दोनों में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और 3 का निकालेंगे ना, तो इसमें लोअर कौन सा वाला है? +2। तो क्या यहाँ में +2 ज्यादा स्टेबल होगा? और देखो अगर मान लो अगर उसकी वैल्यू 11 से कम होगी, तो क्या 11 से कम है कि नहीं था? तो उसके इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होता है? HOS, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और बताओ +1 +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है? +2। तो इसमें भी +2 इसमें भी +2, तो आंसर क्या हो जाएगा? +2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जो स्टेबल होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा आप समझ भी सकते थे भाई, ध्यान देना। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, कहने का ये मतलब है कि मैं बोला था ना कि जब गैप होगा I1 का गैप जो 16 से भी ज्यादा होता है, तो उस केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है ना, और जब गैप 11 से कम होता है तो उस केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब है जब गैप बहुत ज्यादा है ना भाई, तो बताओ अगर मान लो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है, तो भाई आपको एनर्जी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अगर मान लो उतना एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ही रहना चाहेगा? +1 में। क्लियर है ना भाई? क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, है कि नहीं? क्या आप समझ पा रहे हैं ना? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर मान लो ये गैप कम है, तो इलेक्ट्रॉन कम भी एनर्जी मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो उस केस में हायर ऑक्सीडेशन, मतलब देखो गैप कम है तो हायर स्टेबल होगा, गैप ज्यादा है तो लोअर स्टेबल होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, तो डाटा आपको तो याद रखना ही पड़ेगा, जैसे कि जो ये लिखाया गया है। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ Al+1, Al+2, Al+3। डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ Al+1, Al+2, Al+3। मतलब कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, ये पूछा गया है ना। तो बताइए यहाँ पे कुछ आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है क्या? नहीं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने वाला है? कन्फिग्रेशन। कैसे सॉल्व होगा? कन्फिग्रेशन। इसका क्या होगा बताओ? कन्फिग्रेशन 3s2। इसका क्या होगा? 3s1। इसका क्या होगा? 2p6। और आप मुझे बताइए, क्या ये नोबल गैस का जैसा बन गया है क्या? अरे भाई एल्युमिनियम का 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन नियोन का जैसा बन गया ना। और नोबल गैस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं होता है? बोलिए। और इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? S में 2 इलेक्ट्रॉन, S में 1 इलेक्ट्रॉन। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? S में 2 इलेक्ट्रॉन। होता है कि नहीं होता है? बोलिए। और ये भी स्टेबल है लेकिन बाकी से तो कम है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? Al+3। उसके बाद Al+1, उसके बाद Al+2।
तो अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देगा, और अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, भाई थोड़ा सा ध्यान देना, मैग्नीशियम है ना, तो बताइए मैग्नीशियम की अगर बात करा जाए तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? 2। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है कि नहीं? क्या यहाँ से बताओ 12 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की भी आपको एनर्जी देगा। लेकिन अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना भाई, तो उस केस में ये कन्फिग्रेशन नोबल गैस का जैसा बन गया होगा, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका होगा। अगर बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है तो उसका इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर हम बात करेंगे, देखिए ये मान लो एनर्जी का ग्राफ है, थोड़ा सा समझो भाई। ये मान लो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला गया यहाँ से, ठीक है, ये हमारा क्या है? दूसरा IE2 है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अब मान लो यहाँ से यहाँ में ये एनर्जी का जो गैप होगा वो ज्यादा नहीं होगा, समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि ये IU1 है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाए? 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है ना? तो अब मान लो ये क्या हो गया? नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गया। नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो गया है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आसानी से नहीं निकलेगा, तो उसका जो गैप होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी का जो गैप होगा इस केस में सबसे ज्यादा होगा, है ना? तो ये मान लो मैं बोल रहा हूँ गैप नंबर 1, और ये जो होगा गैप 2, क्लियर है ना? तो जहां गैप का सडन चेंज मतलब बहुत ज्यादा का आने लगेगा, है कि नहीं, तो समझ लेना कि वहां में क्या हो चुका है। अगर आपको तो निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो जितना ये गैप निकलेगा, समझ पा रहे हैं ना, वही उतना ही उसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ में बोला है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा? गैप नंबर हैविंग बिगेस्ट सडन गैप। जहां में जंप ज्यादा हो जाएगा तो वही उसका, जहां में देखो सडन जंप आ रहा है ना, जहां में जंप इसका बहुत ज्यादा हो गया, मतलब यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि वही उसका क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं भाई? कहां में सडन जंप ज्यादा आ रहा है? दूसरा गैप में आ रहा है ना? क्या आप समझ पा रहे हैं ना? फिर तीसरा जंप क्या होगा भाई? जहां में थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे कि मान लो तीसरा जंप, फिर नॉर्मल ये ट्रेंड चलेगा, ये गैप फिर कम होगा। समझ पा रहे हैं ना? जहां में ये जो गैप होगा, क्योंकि नोबल गैस जब आ जाएगा ना, अचीव हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये जो गैप होगा ना वो ज्यादा हो जाएगा। तो जिस केस में बिगेस्ट गैप का जंप आएगा, सडन बिगेस्ट जंप आएगा, समझ लेना वही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे कि अगर हम बात करें एक बार और, देखो इधर, जैसे मान लो एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो भाई एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? 283 हो जाएगा, है ना? तो मान लो आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा एनर्जी का गैप जो था ये था, ठीक है, तो I1 से ज्यादा I2 तो होगा ही होगा, है ना? I3 यहाँ में भी गैप कम था, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? मतलब इसका तो ज्यादा होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन अब नेक्स्ट जो निकाल रहे थे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नोबल गैस हो गया,
तो यहाँ में जो गैप आएगा ना, गैप का जंप आएगा, ये बाकी सबसे बहुत ज्यादा होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि उस केस में आप नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे, समझ पा रहे हैं ना? तो ये गैप कम होगा और ये गैप ज्यादा होगा। तो ये गैप नंबर 1 है, गैप नंबर 2 है, और ये गैप नंबर 3। सडन जंप किस में आ रही है? गैप नंबर 3 में आ रही है, तो वही उसका नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। वो आप पता करने का ये तरीका है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो अगर बात करेंगे भाई, इसमें ये क्वेश्चन है, क्या आप समझ पा रहे हैं ना? ये तो जस्ट समझाने की कहानी है भाई। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? तो आप ऐसे देख लेना कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान देना। बताओ यहाँ से यहाँ में जंप कितना का जंप किया, तो गैप नंबर 1 है कि नहीं? गैप 1 का चेंज कितना का आ रहा है? 400 का। गैप 2 का चेंज एक ही बार देखो 1500 का, है ना? तो ये जो गैप 2 होगा, वो इसमें एनर्जी का गैप कितना है? 1500। फिर नॉर्मल हो गया, 400 का गैप आ रहा है। तो किसमें सडन जंप आ रही है? गैप 2 में। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो इसका नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? बोलिए। जिसमें सडन में गैप का चेंज सडन आ जाएगा, बिगेस्ट सडन जंप आ जाएगा, तो समझ लेना वही हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन लिखेंगे। तो मतलब जनरल क्वेश्चन है फॉर द अबव एग्जांपल। ये एग्जांपल को देखे ना, पहला आपका क्वेश्चन ये है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा बताओ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? बोली क्या आ रहेगा? अब बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो क्या आपको लग रहा है ये 2 होगा? तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ में दोनों है ना, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ में क्या होगा? 4। एस और पी का दोनों का ना ऐड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो कार्बन, जैसे कि बात करेंगे, बताओ एस ब्लॉक में आउटर मोस्ट एल्कली मेटल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। समझ पा रहे हैं ना? ग्रुप नंबर 13 बोरॉन फैमिली में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा कि पी ब्लॉक से? एस ब्लॉक में एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल? एल्कलाइन अर्थ मेटल। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2। क्या समझ पा रहे हैं ना? बी टाइप ऑफ इलेमेंट का टाइप मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और फोर्थ में ऑल, मतलब मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सब। किस पे टिक करेंगे? मेटल। अरे भाई ग्रुप नंबर 2 है तो मेटल ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप, इस ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 + 1 + 2 + 3 0। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है कि ऑक्साइड, क्लोराइड और सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? ए के लिए ना, ए। तो बताओ ए पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 है। ऑक्साइड पे कितना होता है? -2। तो रिएक्शन होके क्या बनाएगा? ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? ए हो।
क्लोराइड का ACl2, सल्फेट का ASO4। नहीं समझ में आया है? तो इधर देखिए एक बार बोर्ड पे ध्यान देना। ए पे चार्ज तो +2 है ना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्साइड का क्या होता है चार्ज -2। रिएक्शन ऐसे कराएंगे कि नहीं कराएंगे? तो A2O2 बनेगा, 2 से 2 को सिंप्लीफाई AO लिखा जा सकता है कि नहीं? क्लोराइड का बोला जाए तो क्लोरीन पे चार्ज कितनी होती है -1, रिएक्शन कराना तो आता ही है, तो क्या बनेगा ACl2 बनेगा ना। और A+2 है, सल्फेट पे चार्ज कितना है -2, +2 - 2 खत्म हो जाता है, A को SO4 के साथ में लिख देना होता है ना। तो फॉर्मूला पूछा है तो ऐसा होता है। चलिए तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में।